हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश यादव और आज हम शुरुआत करेंगे एक नए लेक्चर की। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी 4:10 AM हो रहे हैं, शाम का समय है और अभी आवाज़ थोड़ी साफ रहे इसलिए कोशिश कर रहा हूं। यदि बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो मुझे माफ़ करना। बाकी मैंने कूलर फैन सब बंद कर रखा है, थोड़े मच्छर परेशान कर सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था फीचर्स एंड रोल्स, कि क्या एग्रीकल्चर के फीचर हैं, रोल्स हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे तीन वो इंस्टीट्यूशन की या पिलर्स की जो हैं आपके मार्केटिंग, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। और आप बात करोगे कि एग्ज़ाम में आते हैं कि नहीं ये, तो मैं आपको दिखा दूं, ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार। हम्म तो ये मैंने कुछ PYQs रखे हैं यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादातर फाइनेंस से पूछा है, लेकिन ठीक है, यहाँ इन्होंने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट पूछा है। ठीक है, तो इन्होंने जो मैं तीन पढ़ाऊंगा आपको, उसमें सेकंड होगा फाइनेंस। उसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो पूछा गया है देखो। और आगे भी इन्होंने पूछा कि कैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल को सरपास किया इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट क्रेडिट ने। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको मैं और थोड़ा दिखा देता हूँ नेक्स्ट पेपर पे। ये देखो, यहाँ इन्होंने तीनों पिलर्स की बात की है कि वो इंडियन एग्रीकल्चर में मॉडर्नाइजेशन कैसे करेंगे। क्या आपके आगे क्या पूछा है, पॉलिसीज क्या रिक्वायर्ड हैं गवर्नमेंट की जो और स्ट्रेंथ करें इन तीनों इंस्टीट्यूशन को या पिलर्स को। ऐसे ही हर एक, मतलब हर एक क्वेश्चन पेपर में आपको एक आध न एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा। ठीक है, इसमें शायद नहीं है क्योंकि इसमें लैंड रिफॉर्म आ गया जो जस्ट इससे अगला टॉपिक है, तो इसके बाद जस्ट लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में दो यहाँ से फंस गए। ठीक है, एक मार्केट, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा इन्होंने लिख दिया है, इन्हीं को हमें डिस्कस करना होगा। और दूसरा ये है, थोड़ा अलग है, रेस्पॉन्सिबल फॉर लो लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो आप काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ से देख लोगे जिसका कुछ ना कुछ परसेंटेज यहाँ पे भी जाएगा। तो हर एक बेसिकली कम से कम 90% चांसेस हैं इसके आने के, इसके और लैंड रिफॉर्म के। ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक से कवर्ड होंगे, इसके जस्ट बाद लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम तीनों इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे या पिलर्स की बात करेंगे। चलो अब बिना देरी किए जल्दी से शुरुआत करते हैं, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज हम बात करेंगे, हमने जैसा कि बता दिया है आपको पहले ही, आज हम बात करेंगे ये इंस्टीट्यूशन की मार्केटिंग, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मार्केटिंग में हम क्या जानेंगे, तो देखो, मार्केटिंग में हम तीन चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले कि मार्केटिंग के क्या फीचर्स हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या इशू हैं और कैसे इनको सुधारा जाए, कैसे रिफॉर्म्स आए। ठीक है, कैसे स्टेप्स गवर्नमेंट ले, या फिर हम कह सकते हैं स्टेप्स जो गवर्नमेंट को लेनी चाहिए इनको सुधारने के लिए। फाइनेंस में भी सेम। ठीक है, फाइनेंस में भी हम फीचर्स वगैरह को जानेंगे। ठीक है, या फाइनेंस कितने प्रकार के हैं, तो जिसमें हम इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिफेक्ट्स या इशूज़ जानेंगे, क्या इशूज़ हैं, और लास्ट में ये रिफॉर्म्स। और इंफ्रास्ट्रक्चर में हम जानेंगे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और अच्छा किया जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में या रूरल एरिया को लेके। ठीक है, तो ये हम आज पढ़ेंगे। अब हम सीधा पहुंचते हैं मार्केटिंग पे। मार्केटिंग, ठीक है, इंस्टीट्यूशन दैट गवर्न रूरल लाइफ, या फिर हमें लिख देते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग से मतलब ही समझ में आ रहा है, मार्केट। यहाँ एक तरफ होगा आपका होलसेलर और एक तरफ होगा आपका कंज्यूमर। ठीक है, तो वही बात है कि होलसेलर और कंज्यूमर, इन दोनों के बीच में जो आदान प्रदान होगा प्रोडक्ट्स का, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट। तो इसी मार्केट को हम समझेंगे कि मार्केट के क्या फीचर हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की, कि क्या फीचर्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के। तो यदि मैं एग्रीकल्चर सेक्टर के फीचर्स की बात करूं, तो देखो, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, ये बहुत ही बल्की होते हैं, ज़्यादा वजन होता है इनमें। ठीक है, आप आसानी से कहीं भी रख नहीं सकते, तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए। ठीक है, थोड़ा शोर को इग्नोर करना, कोशिश करना, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म वीडियो में वेट नहीं कर सकता मैं इतना। हाई स्टोरेज, ठीक है, हाई स्टोरेज होता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह लगती है, तो ये मार्केट का एक फीचर हो गया। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केट का। अब देखो, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली पेरिशेबल होते हैं, एक समय के बाद वो नष्ट होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं।
तो जल्द से जल्द फार्मर को क्या करना पड़ता है, इनको बेचना पड़ता है, रोक नहीं सकते, ज़्यादा देर आप कोल्ड स्टोर में भी नहीं रख सकते। ठीक है, अब देखो अगला फीचर क्या है इस मार्केट का, एग्रीकल्चर मार्केट का। यदि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होती है, एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो कम होती है, तो डिमांड भी कम होती है। ठीक है, किसी चीज़ की मान लो प्राइस है, ठीक है, प्रोडक्शन की, कोई मान लो आलू है, ठीक है, आलू है कोई, अब आलू की यदि प्राइस कम होती है तो वहाँ डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड भी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि सब आलू ही खाएंगे, दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि जब प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि सप्लाई एकदम बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन इंस्टेंटली नहीं बढ़ती है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये तो है ही नहीं। आप ऑब्वियसली इन चीज़ों में जो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का आइटम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इन पे एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन वगैरह जैसा कुछ है ही नहीं। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता कि आप किसी एक्टर को बुला के या कुछ भी सही एडवर्टाइजमेंट कराओ कि हमारे आलू सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे बेसिकली वही बात है कि कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई ग्रेडिंग का वो नहीं है कि ये अच्छा है, कोई रेटिंग नहीं है इन चीज़ों पे। ठीक है, ना कोई कमेटी इतनी अच्छी है कि जो क्वालिटी को आपको चेक करके बताए कि कौन से प्रोडक्ट्स कैसे हैं किसके खेत के। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाए तो ज़्यादातर फार्मिंग को वे ऑफ लाइफ माना जाता है या जीविका माना जाता है या रोजी रोटी। लेकिन यदि डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें तो एक कमर्शियल पर्पज़ में एग्रीकल्चर को यूज़ किया जाता है, कमर्शियल यानी सिर्फ प्रॉफिट को लेकर। ठीक है, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिटरमाइन गवर्नमेंट एंड होलसेलर्स। जो प्राइसेस होती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्ट्स की, वो बार्गेनिंग पावर कम होने की वजह से, फार्मर्स की क्या होती है, बार्गेनिंग पावर कम होती है, और इसकी वजह से इनको डिसाइड ज़्यादातर गवर्नमेंट या होलसेलर्स करते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, अब हमने पढ़ लिए कि फीचर्स क्या क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स क्या है। इस मार्केट में डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो सबसे पहले इनएडुकेट वेयर हाउस, कि वेयर हाउस इतने हैं नहीं जितने हमारे इंडिया में होने चाहिए। ठीक है, तो डोंट फुलफिल देयर नीड ऑफ फार्मर्स, जो फार्मर्स की नीड है, जितना उनको स्टोरेज की फैसिलिटीज़ चाहिए उनके आइटम्स को या प्रोडक्ट्स को, वो उतनी है नहीं। तो ये एक डिफेक्ट है। मिडिल मैन की बहुत इशू है, मिडिल मैन जो बीच में आके बैठ जाता है, जो कल्टिवेटर या कह सकते हैं हम किसान और कंज्यूमर के बीच में आके बैठ जाते हैं, और ये कई नंबर्स में होते हैं मिडिल मैन। अब ये पहले अपना सौदा जो भी होता है, आइटम प्रोडक्ट, ठीक है, आलू वगैरह, टमाटर या कोई भी सब्जी, वो मिडिल मैन को बेचते हैं, फिर ये जाके कंज्यूमर को। अब इस वजह से कंज्यूमर का भी घाटा होता है और इसका भी होता है, और फायदा उठाता है सबसे ज़्यादा मिडिल मैन। कुछ स्टडीज ऐसा भी कहती हैं कि 1 रुपए में से 40 पैसे सिर्फ कल्टीवेटर को मिलते हैं। समझ में आई, मतलब यदि 1 रुपए कंज्यूमर ने दिया है तो वो कंज्यूमर का सिर्फ 40 पैसा इसको मिलेगा, बाकी का 60 पैसा ये खा जाते हैं मिडिल मैन। अब यदि सोचो मिडिल मैन को ही हटा दिया जाए तो सीधा कंज्यूमर और कल्टीवेटर के बीच में हो जाएगा, जो भी आपको खरीदना है, आदान प्रदान करना है। तो यदि वो 1 रुपए में ना दे, 90 पैसे में भी दे, तो भी सीधे 90 पैसे इसको मिलेंगे, 10 पैसे का इसको फायदा होगा। तो मिडिल मैन की वजह से ये बड़ा इशू रहता है। ठीक है, ये भी एक डिफेक्ट है। मेल प्रैक्टिसेस इन अनरेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट में कई अलग अलग तरीके की मेल प्रैक्टिसेस होती हैं, गलत तरीके से चीज़ों को यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रोकर्स ट्रिक्स, अनड्यू एडवांटेज ऑफ इग्नोरेंस एंड इलिटरेसी। कह रहा है कि जो ब्रोकर्स होते हैं या मिडिल मैन होते हैं, ये अधिकतर क्या करते हैं, फार्मर की ना समझी को, या फिर थोड़ी समझदार नहीं होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है चीज़ों को लेकर, कि जैसे एमएसपी पे कितनी प्राइस किस प्रोडक्ट की है, कितने में प्रॉफिट है या घाटा है। तो ऐसी चीज़ों को, ये इग्नोरेंस और इलिटरेसी की वजह से ये जो ब्रोकर्स होते हैं, मिडिल मैन होते हैं, ये एडवांटेज उठा लेते हैं। ठीक है, अनफेयर मीन्स टू चीट देम। ठीक है, कई अनफेयर तरीके से ये अपने हथकंडे अपनाते हैं और उनको चीट करते हैं फार्मर्स को। ठीक है, इम्प्रॉपर मीजरिंग फॉर वेइंग, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, अब क्या है इम्प्रॉपर मीजरिंग, जो वे होता है, जो वाट आपने सुने होंगे, 5 किलो का होता है, 10 किलो का होता है, 1 किलो, 2 किलो, ये वाट जो होते हैं ये इम्प्रॉपर होते हैं। अब कई जगह क्या होता है, इसमें लिखा भी है मैंने, कई जगह क्या होता है कि ये अलग अलग तरीके के वाट यूज करते हैं, वेट्स हैं जो यूज करते हैं। जब ये कुछ खरीदते हैं मिडिल मैन, तो ये करते हैं कि जो 5 किलो बताते हैं लेकिन वही 7 किलो 8 किलो का होता है, तो ताकि उनको कम पैसा देना पड़े, ठीक है, फार्मर को। और जब ये किसी कंज्यूमर को देते हैं तो वही 5 किलो दिखाते हैं, वही 3 किलो का होता है। तो ये अलग अलग तरीके के 2 सेट्स ऑफ वेट्स का भी यूज़ करते हैं जब बाई करने पे और सेल करने के टाइम। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेराइटी, आपने देखा होगा कि यदि आप रूरल एरिया, रिमोट एरिया से हो, तो उस जगह कई बार आप पत्थर वगैरह, ईंट का यूज़ कर लेते हैं वाट की जगह, लेकिन आपको नहीं पता वो सच में 1 किलो का है, 1.5 किलो या 2 किलो। तो इस तरीके की कई चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। ठीक है, ग्रेडिंग के लिए भी कोई ढंग का नहीं है, या स्टैंडर्ड करने के लिए क्वालिटी को, कोई ऐसी चीज़ें हैं नहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, नो क्लासीफाई द प्रोडक्शन इन डिफरेंट ग्रेड्स एंड फिक्स प्राइस अकॉर्डिंगली। ठीक है,
तो ये चीज़ भी नहीं है। लैक ऑफ एडुकेट फाइनेंस, ये आप फाइनेंस के अंदर भी डाल सकते हो कि एडुकेट फाइनेंस ना होने की वजह से भी काफ़ी इशूज़ रहते हैं। फार्मर्स हैं, स्मॉल मीन्स डजंट हैव मच मनी टू रीपे वगैरह, ठीक है, ये उसमें ज़्यादा देखेंगे हम फाइनेंस में, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या बैंक्स वगैरह होती हैं, ये इतने अच्छे से फुलफिल नहीं कर रही इनकी डिमांड्स को, ठीक है। फार्मर्स डिपेंड ऑन मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स, अब वो ये क्या करते हैं, मनी लेंडर्स वगैरह पे हो जाते हैं डिपेंड, और ये बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट को रखते हैं, जिससे इनको काफ़ी इशू रहता है फार्मर्स को, और कई लोग इस वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं। इनएडुकेट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो आपको पता भी होगा रूरल एरिया जो होती हैं उनमें ट्रांसपोर्ट की इतनी अच्छी सुविधा नहीं होती है, पक्का रोड नहीं होती है, ठीक है, कच्ची रोड होती है, तो रेनी सीजन में तो बहुत इशू होते हैं। और उस समय अभी मैंने थोड़ा अगरबत्ती वगैरह जला रखे था कि मच्छर ना लगे, तो उसका धुआं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो व्हीकल्स वगैरह इतनी नहीं चल पाती, रेनी सीजन में काफ़ी इशू हो जाता है, क्योंकि वो कच्ची जो रोड होती है मिट्टी की उसकी बनी हुई होती है, तो काफ़ी इशू हो जाते हैं। इनएडुकेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, अब जो फार्मर्स होते हैं उनको इनएडुकेट इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सही तरीके से, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। तो लिटिल कनेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड, इन्फॉर्मेशन कम होती है, जानकारी चीज़ों की कम होती है, इस वजह से कई लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, मिडिल मैन या ब्रोकर्स वगैरह, ठीक है। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कम से कम इनको प्राइस को लेकर होनी चाहिए, एमएसपी को लेकर होनी चाहिए, जो नहीं मिल पाती है कईयों को, ठीक है। समटाइम्स फार्मर ब्रिंग देयर प्रोडक्ट्स टू द, हाँ ये भी एक चीज़ है कि फार्मर्स हैं, ये अधिकतर तब नहीं लेके जाते मार्केट में अपना सामान जब प्रॉफिटेबल हो, तब ले जाते हैं, जब इनको पैसे की ज़रूरत हो, मनी की ज़रूरत हो, तब लेके जाते हैं। तो ये भी एक इशू है फार्मर्स के साथ, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए इसको टेक डाउन करने के लिए, या फिर इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, तो सबसे पहले रेगुलेटेड मार्केट्स बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जिस जगह मिडिल मैन को कम किया जाए, ठीक है। ये जो मिडिल मैन है, अनलॉफुल डिडक्शन वगैरह, इन चीज़ों को हटाया जाए, स्टैंडर्ड किया जाए, जो वेट वगैरह होते हैं, ग्रेड्स वगैरह, स्टैंडर्डाइजेशन को गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले इन चीज़ों के लिए, यही वेट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चार्जेस और फीस जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हुई या किसी भी चीज़ की, उनको फिक्स किया जाए अधिकतर, जैसे एमएसपी 24 फसल पे दी जाती है, आपको पता होगा, ठीक है। सेटल डिस्प्यूट अमंग ऑपरेटिंग पार्टीज, जो भी पार्टीज ऑपरेट कर रही हैं उनके साथ डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाए। अब इसके एडवांटेज क्या होंगे यदि ये सब किया जाता है, तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फार्मर्स को ज़्यादा फेयर प्राइस मिलेगी देयर प्रोडक्ट्स की, ठीक है, उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादा प्राइस ठीक मिल जाएगी उनको। कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा होगा, उनको भी ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा, उनको भी रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स मिलती रहेगी और रीजनेबल प्राइस पर, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग होगी, जो अभी वे ऑफ लिविंग है उससे हम किधर जाएंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे होता है कमर्शलाइजेशन, उसकी ओर जाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम आएगा, जब अच्छा मार्केट चलेगा तभी बैंक आती है, अब जिस जगह बैंक आएगी ही नहीं जिस जगह मार्केट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बैंक हमेशा मार्केट देखती है, तो वेयर हाउस फैसिलिटीज़ होंगी, ये सब बढ़ेगा, जब अच्छी मार्केट अच्छा चलेगा, प्रॉफिट होगा किसान का भी, तो ठीक है। प्रोविज़न फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये होना चाहिए कि कुछ प्रोविजंस गवर्नमेंट को करने चाहिए, जैसे रोड बनवानी चाहिए, रेलवे वगैरह, वेयर हाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केट खोलने चाहिए इनको, कोऑपरेटिव मार्केट से मतलब मंडी वगैरह है, जिस जगह सीधा कल्टीवेटर कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, ठीक है। और ऐसे खोले भी गए हैं, नाफेड ने भी कोशिश की है, नाफेड जो कोऑपरेटिव, आपको पता होगा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर डील करती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मिल्क, गुजरात में मिल्क, ठीक है। तो ये इस मंडी वगैरह को भी कई जगह से क्या कहते हैं डील करती है, तो मंडी भी कई जगह है, आगे मैं बताऊंगा आगे कैसे। अब मंडी में आपको पता होगा तो सब्जी, वेजिटेबल और फ्रूट की सबसे बड़ी जो मंडी लगती है वो दिल्ली में लगती है। अब आप मुझे लोकेशन बताओ किस जगह और क्या नाम है मंडी का, आप दिल्ली गई हो अधिकतर या दिल्ली में रह रहे हो, तो आप ये कमेंट में बताओ कौन सी मंडी है वो, ठीक है, सब्जी मंडी के लिए। तो इन मंडी वगैरह से फ़ायदा यही होगा कि सीधा फार्मर अपने कंज्यूमर को बांट सकता है, तो ये मिडिल मैन वाला झंझट खत्म हो जाएगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, हाँ अब फार्मर्स के लिए, कि फार्मर्स के लिए जो क्या फ़ायदेमंद रहेगा, तो एमएसपी को फिक्स किया जाए, जिस पे अभी काफ़ी चर्चा हुआ, ये जो सीन चल रहा है जिसमें अभी आपने मैनिफेस्टो भी पढ़ा होगा गवर्नमेंट का, बीजेपी का सॉरी, और क्या कहते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस ने कहा हम गारंटी देंगे और बीजेपी ने कहा है कि हम समय के साथ साथ जो प्राइसेस हैं एमएसपी के उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो फिक्सेशन का एक ये झंझट चलता रहा है शुरू से ही, अब ये 24 फसलों पे है, लेकिन वो ये भी चाहती है जो किसान कम्युनिटी है कि सभी फसल पे दिया जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे जो शुगर कैन होता है उस पर एमएसपी नहीं दिया जाता है, एफआरपी दिया जाता है, ठीक है।
बफर स्टॉक की बात कर लेते हैं। हाँ, लॉन्ग टर्म गारंटी दी जाए एमएसपी में, वही बफर स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट को एक सही से स्टोरेज फैसिलिटी होनी चाहिए जिस जगह पे यदि सप्लाई ज़्यादा है मार्केट में तो उसको स्टॉक कर लिया जाए गवर्नमेंट के थ्रू। और जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होती जाए, तो उस समय क्या हो, उसमें फिर से मार्केट में भेज दिया जाए वो प्रोडक्ट, ताकि क्या हो, जो प्राइस है वो बैलेंस बनी रहे, प्राइस में इशू ना हो, ठीक है, वो बैलेंस बनी रहे। तो वही है कि जब इंस्ट्रूमेंट यूज बाय गवर्नमेंट टू स्टेबलाइज प्राइसेस को स्टेबल करने के लिए बफर स्टॉक की व्यवस्था की जाए ड्यूरिंग सरप्लस एंड यूज ड्यूरिंग शॉर्टेज, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा किया जाए और करने की कोशिश भी कई बार की गई है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपको पता होगा, जैसे बीपीएल होता है, बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो उनको काफ़ी जैसे अभी 80 करोड़ के क्या कहते हैं लोगों को राशन दिया जाता है फ्री में। तो वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर भी आता है कि जिस जगह पे वीट, राइस, शुगर, कैरोसिन, एडिबल ऑयल को कोयला या क्लॉथ वगैरह, इन सबको मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस पे वीकर सेक्शन को दिया जाए। अब 80 करोड़ को बीजेपी गवर्नमेंट जैसे बता रही है, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही थी, ठीक है। टारगेटेड पीडीएस 1997 में कोशिश की गई थी इस चीज़ को लेकर, ठीक है, कि लो रेट पे ये चीज़ें मिलें बीपीएल वाले लोगों को, जिन पे बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला जो कार्ड होता है, ठीक है। इमर्जिंग अल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अब वही बात है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को थोड़ा प्रमोट करना चाहिए कि और अलग चैनल्स को किया जाए जिस जगह कल्टीवेटर सीधा अपने क्या कहते हैं कंज्यूमर्स तक पहुंच सके मिडल मैन के बिना, ठीक है। तो अभी कोशिश की भी गई है, उससे क्या होगा, फार्मर का शेयर बढ़ेगा, ठीक ठीक है। अब इन चैनल से क्या होगा, फार्मर डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स, ठीक है। अब ऐसे कई खोले भी गए हैं, जैसे आप ये पढ़ सकते हो, अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में अपनी मंडी से है। दिल्ली का आप बताओगे, ठीक है, मैंने पहले कह दिया। पुणे का हदसपुर मंडी, रायतू बाजार, वेज और फ्रूट मार्केट आंध्र प्रदेश में लगता है। तमिलनाडु में उजवाहर मंडी या सैंडी जो भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सेवरल नेशनल है, इंटरनेशनल, हाँ, कई कंपनीज भी हैं जो सीधा क्या कहते हैं कांटेक्ट करती हैं फार्मर से प्रोडक्ट्स के लिए, या फास्ट फूड कोई चलाता है या कोई रेस्टोरेंट है किसी का, तो वो सीधा कांटेक्ट कई बार किसान से भी करते हैं। तो इन चीज़ों को भी प्रमोट करनी चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है। अब हम दूसरे की बात करते हैं, फाइनेंस की। तो अब मैंने बात कर ली तीनों चीज़ों की, क्या कहते हैं, अब मैंने मार्केटिंग में आपको बता दिया क्या डिफेक्ट्स हैं, सॉरी फीचर्स क्या क्या है मार्केटिंग पे मैंने बताया, फिर मैंने डिफेक्ट्स बताए क्या क्या इशू हैं और कैसे उनको स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए गवर्नमेंट को। एक बार आप देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस की, ठीक है। फाइनेंस में देखेंगे कि कैसे क्रेडिट या जो लोन है या जो उधार पैसा चाहिए होता है किसान को कई चीज़ों के लिए, वो कैसे कैसे लेती है, ठीक है। तो ये हम जानेंगे अब फाइनेंस में, ठीक है। ये दूसरा है पिलर हमारा, कहाँ है फाइनेंस, फाइनेंस, ठीक है। अब फाइनेंस क्या है, जो किसान है काफ़ी इतने बड़े बड़े किसान नहीं है इंडिया में, हकीकत ये है। तो उनको कई बार प्रोडक्शन करने के लिए या खेत में पैदावार करने के लिए प्रोडक्ट्स का, उनको कई बार लोन चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। तो वो कई बार मनी लेंडर वगैरह के पास जाते हैं जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, तो इससे काफ़ी इशू बढ़ता है और वो बाद में रीपे भी नहीं कर पाते हैं। तो फार्मर्स को पैसे चाहिए होते हैं, किस चीज़ के लिए चाहिए होते हैं, ज़मीन खरीदने के लिए, कुछ जो इम्प्लीमेंट्स वगैरह करने के लिए, टूल्स वगैरह खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर, सीड्स, और रीपे ओल्ड डेट, ठीक है, और पर्सनल एक्सपेंसेस, उसके लिए कई बार किसान को पैसा चाहिए होता है। अब लैक ऑफ प्रॉपर एंड टाइमली एग्रीकल्चर क्रेडिट, इसकी कमी होने की वजह से मोस्ट क्रूशियल कॉजेज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और इस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का बैकवर्डनेस सबसे ज़्यादा इसी वजह से, क्योंकि वो प्रॉपर और टाइम पे उनको पैसा नहीं मिल पाता है, ठीक है। अब फार्मर रिक्वायर क्रेडिट क्यों चाहिए, उनको क्यों उधार पैसा चाहिए या पैसा क्यों चाहिए, तो 3 वजह से चाहिए, लॉन्ग टर्म क्रेडिट, मीडियम और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वो चीज़ें जो 5 से 10 साल से भी ज़्यादा या 5 से 10 साल लगती हैं उधार चुकाने में वापस, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, कॉस्टली इक्विपमेंट्स हो गए, ठीक है, कई ऐसे कुट्टा वगैरह होते हैं, जैसे बोलते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह पे खर्चा करना है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे हो गया, मोटर वगैरह लगानी है, तो ऐसे चीज़ों पे उनको पैसा वापस करते करते 5 से 10 साल लग जाती हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए। मीडियम टर्म क्रेडिट चाहिए जिसमें 1 से 5 साल, ठीक है, जैसे कुछ डिविंग वेल्स के इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए, मशीन चाहिए कोई छोटी मोटी, ठीक है। शॉर्ट टर्म में आपको फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए, टूल्स हो गए, मैनुअर्स हो गए, ठीक है, जिसमें 6 से 12 महीने का टाइम चाहिए होता है। तो इसके लिए इनको पैसा चाहिए होता है हमारे किसान भाइयों को, ठीक है। अब सोर्सेज ऑफ रूरल फाइनेंस, अब रूरल फाइनेंस या रूरल लोग जो हैं, किसान हैं जो हमारे, उनको पैसा कहाँ से मिलता है, तो 2 जगह से मिल सकता है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, दूसरे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज।
नॉन इंस्टीट्यूशनल को हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं और इंस्टीट्यूशनल को हम फॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में आप क्या आएंगे, मनी लेंडर वगैरह, ठीक है, जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, और ये हर गांव में, या सेठ लोग जिनको बोलते हैं सेठ जी, है ना, तो ऐसे लोग होते हैं जो पैसा तो देते हैं लेकिन बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, ठीक है। अब ये एक डेटा है 1951 का, 52 में यदि देखा जाए तो 93.6% जो नीड होती है फार्मर्स की पैसों की, वो मनी लेंडर्स ही प्रोवाइड कराते थे। अब ये कम हो गया है करंटली, यदि देखा जाए 2020 या 19 में, तो ये कम होकर 30% रह गया है। अभी भी है लेकिन 30% है, पहले से काफ़ी कम है। तो ये चीज़ अब आप जोड़ सकते हो यदि कहीं पूछा जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल वाला जो क्वेश्चन दिखाया था मैंने उसमें भी, ठीक है। तो ये एक अनहेल्दी इफेक्ट डालता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, ठीक है, क्योंकि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चीज़ें करते हैं। देखो, चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये लेबर को उनकी आखिरी खून की आखिरी बूंद तक उनको सताते हैं, परेशान करते हैं, ठीक है, और कई बार वो फेल हो जाते हैं इंटरेस्ट या लोन को रीपे करने में, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स और फॉर्मल सेक्टर। अब देखो, फॉर्मल सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हों, ठीक है, ऐसे इनफॉर्मल सेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ बनाई गई, जिसको अडॉप्ट किया था हमारी गवर्नमेंट ने या इंडिया ने, ठीक है। उसमें अब आपको ध्यान हो तो 1969 में 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। 1970 में मल्टी एजेंसी अप्रोच बनाई गई थी रूरल क्रेडिट को लेकर, और फिर 1980 में 6 मोर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ठीक है। ऐसे में आपको कई बाद में मिलेंगे, रीजनल रूरल बैंक हो गई, फार्मर सर्विस सोसाइटीज़ हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, ऐसे कई आते हैं बाद में निकल के, ठीक है। अब जो आरआरबी है, ये ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है और इसको आरबीआई सपोर्ट करता है, और नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये नेशनल लेवल पे होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की मैं बात कर रहा था, SHGs, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अभी मैनिफेस्टो में भी बात की गई थी इसकी, ठीक है। या माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम, ये क्या होता है, इसमें किसान भाई के एक ग्रुप बन जाता है किसान लोगों का, या छोटे मोटे जो रूरल लोग होते हैं उनका, और सभी लोग एक थोड़ा सा अमाउंट अपना इकट्ठा करते रहते हैं उस बैंक, मान लो उसको, ठीक है, उसमें अब जिसको नीड होती है वहाँ से वो निकालता रहता है, और उसको हल्का सा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रखते, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी कम रखते हैं, और एक सही टाइम तक मिलता है और वो रीपे कर सकें, ठीक है। तो ऐसे छोटे मोटे इनिशिएटिव्स भी लिए जाते हैं, ठीक है। वही लिखा है देखो, पूल्ड मनी टू नीड्स फॉर फुलफिल, ठीक है, मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एंड रीपे इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, इनको भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज इकोनॉमिक सर्वे। अब इकोनॉमिक सर्वे में कुछ लिखा था तो वो मैंने लिखा कि कैसे फाइनेंस को लेकर क्या क्या इकोनॉमिक सर्वे 2012-13 में किया था। साथ में इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आया था, बजट सॉरी, अभी फाइनेंशियल 2024 का, उसमें भी मैंने जब पढ़ा था तो मैंने कुछ चीज़ें याद थी तो मैंने यहाँ लिख दी हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2024 में बात की गई है, टारगेट किया गया था 20 लाख करोड़, ठीक है, क्रेडिट फ्लो कराया जाएगा किसानों के बीच में, यही उधार वाला सिस्टम, ठीक है। और ये 2011-12 का देखना है तो एक बार देख लेना, ठीक है, मैं आप देख लेना, KCC आया था, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है, ये आज भी बनते हैं, 1999 में आया था, ठीक है। और 2011 अक्टूबर तक 10.78 करोड़, मतलब 10 करोड़ 78 लाख लोगों ने ये इशू कराए थे 2011 तक, ठीक है। एग्रीकल्चर डेट वेवियर्स डेप्ट रिलीफ भी दिया जाता है, कई बजट देखो 2008-9 में दिया गया। जब भी स्टेट गवर्नमेंट भी चेंज होती है अधिकतर, तो लोग किसान को उनका जो लोन होता है वो माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं, अभी कांग्रेस ने भी कहा है लोन माफ़ करने को, हालांकि करते हैं कि नहीं पता नहीं। डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस, ठीक है, 11.8 करोड़ फार्मर्स को PM किसान योजना के द्वारा, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान योजना, फार्मर क्रॉप लोन्स पे भी दिया गया, ठीक है, फाइनेंशियल, ये 2024-25 में बात की गई थी 4% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। अब एक एवेल्यूशन देखते हैं क्या सच में है क्या नहीं है, ठीक है। तो सिंस 1969 जब नेशनलाइज किया गया था 14 कमर्शियल बैंक्स को, फिर 1980 में 6 और कर दी गई थी कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स टुक प्लेस एंड रूरल बैंक एक्सपेंड हुआ उससे, ठीक है, RRB वगैरह को बढ़ाया गया, नाबार्ड को बढ़ाया गया, ठीक है। तो पॉजिटिव रोल क्या रहा उससे, फार्म और नॉन फार्म आउटपुट बढ़ा, ठीक है, प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है, बढ़ाने से, सर्विसेज या क्रेडिट फ्लो कराने से क्या हुआ, फार्म और नॉन फार्म आउटपुट को बढ़ा, जो भी उन्होंने नॉन फार्म में जैसे मच्छी पालन वगैरह हो गया रूरल एरिया में, ठीक है, और भी ऐसी चीज़ें, तो उनमें भी कहीं ना कहीं आउटपुट बढ़ा, उन्होंने भी पैसे लिए अपने लगाए धंधे में, ठीक है। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, अब मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं सो के जागा था, और आई थिंक थोड़ा मैं डाउन फील कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा थका हूँ और गले में दर्द पहले से ही हो रहा है।
प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन्स विद बेटर रीपेमेंट ऑप्शन एंड जनरेट क्रेडिट फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, लिमिटेशंस क्या क्या है फाइनेंस की या रूरल फाइनेंसिंग की? तो लिमिटेशन यही इनएडुकेट है, रूरल बैंक्स हैं जैसे आरआरबी की हमने बात की थी, रीजनल रूरल बैंक, तो ये सच में अच्छे से वर्क नहीं कर रही, या फिर कई बार क्रेडिट दे दिया हमने या लोन दे दिया तो उसको जो किसान है उन्होंने वापस नहीं किया। और यही सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होती है रूरल बैंक्स के लिए कि कई बार किसान उसको रीपे नहीं कर पाते उस लोन को। ठीक है, तो ये एक दिक्कत होती है। फाइनेंस इनएडुकेट है, वही बात। ठीक है, रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट, इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं। उनको तो मिल जाता है लोन जो थोड़े अमीर होते हैं, और जो बिल्कुल कंडीशन जिनकी ख़राब होती है उनको लोन भी नहीं दिया जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉय होते हैं वो भी देखते हैं कंडीशन कि इसकी तो कंडीशन बहुत बेकार है, इसको लोन देंगे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो ये भी वजह होती है, उसकी वजह से कई बार उनको लोन नहीं मिलता। ठीक है, स्मॉल एंड पुअर फार्मर गेट स्मॉल पोर्शन ऑफ क्रेडिट और रिमेनिंग रिच, रिच लोगों को थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। वही चीज़ मैंने अभी जो बताई। रिफॉर्म्स क्या क्या कर सकते हैं? तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाए, और कैसे? इजी टर्म्स एंड कंडीशंस को रखे। जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं रूरल एरिया में से, इनको थोड़ा और स्ट्रेंथ किया जाए, ट्रांसपोर्ट एफिशिएंसी किया जाए। ठीक है, इफेक्टिव मैकेनिज्म हो रिकवरी का भी, कि पैसा वापस मिले तो नहीं मिलेगा तो फिर वही दिक्कत है, धीरे धीरे अलार्मिंग सिचुएशन आ जाएगी रूरल बैंक के लिए। ठीक है, मोर आरआरबी सेटअप इन रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं जो कि लास्ट है। इसमें हम बस छोटा सा टॉपिक रह गया, 5-10 मिनट में हो जाएगा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, रोड, इरिगेशन फैसिलिटीज, सीड सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, इन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर में हम ऐड कर सकते हैं। इनको कैसे इंप्रूव किया जाए धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले इरिगेशन की बात कर लेते हैं। इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए पहले भी काफ़ी काम किया गया, जैसे कंट्रीज़ UIP, कंट्रीज अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल को यूज़ किया गया था। यहाँ बात की गई थी 140 मिलियन हेक्टेयर्स को असेस करने की। ठीक है, जो 5 ईयर 10th प्लान था उसमें 32% किया भी था इसका। ठीक है, भारत निर्माण में एम किया गया था 10 मिलियन हेक्टेयर को। ठीक है, 11th प्लान में। एक्सीलरेट इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम AIBP 1996-1997 में। ठीक है, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स लाए गए इरिगेशन को सुधारने के लिए या इरिगेट करने के लिए। कई जगह पानी नहीं होता है, कई जगह वाटर पंप नहीं है, या फिर कई जगह नदी रिवर वगैरह नहीं है, तो ऐसे इशू होते हैं। तो गवर्नमेंट कई बार ऐसे एम करती है कि हम इतने लोगों को इरिगेशन पहुंचाएंगे या इतने एरिया में हम इरिगेशन कराएंगे इस साल। ठीक है, तो ऐसे कई लिए भी गए, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ाया जाए। इन टास्क को जो रखा है उनको अच्छे से कंप्लीट किया जाए पूरी तरीके से। ठीक है, इन मार्च 2011 209 प्रोजेक्ट्स को टास्क किया गया था, लेकिन सिर्फ 134 कंप्लीट कर पाए थे। तो वो है कि जो टास्क आप रख रहे हो कम से कम उसे तो एटलीस्ट कंप्लीट करो। ठीक है, सीड सिस्टम को अच्छा किया जाए। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसको 100% वो दिया गया कि हाँ भाई आप प्रॉपर इन्वेस्ट कर सकते हो अपना सीड क्वालिटी को बढ़ाने में एटसेट्रा। ठीक है, सीड क्वालिटी को बढ़ाया जाए। और कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन होती है एक खेत में, उसका 20 से 25% जो प्रोडक्शन डिपेंड करती है वो सीड की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। यदि तुम्हारा सीड अच्छा है तो पिछली प्रोडक्शन से 20-25% प्रोडक्शन और अच्छी हो जाएगी, यदि आपका क्वालिटी सीड अच्छी है, मतलब सीड की क्वालिटी अच्छी है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ लिखी है। ये 2005 और 6 में डेवलपमेंट स्ट्रेंथिंग करने की बात की गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में सीड को लेकर। ठीक है, 12th प्लान में नेशनल मिशन ऑन सीड्स की बात की गई थी, वही सीड्स की क्वालिटी बढ़ाने के लिए। न्यू पॉलिसी ऑन सीड डेवलपमेंट लाई गई थी 1998 में। मतलब कहीं ना कहीं सीड क्वालिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, लेकिन उनको अच्छे से फुलफिल करना उनकी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको नहीं कर पाए हैं या पहले से किया है, इम्प्रूव हुआ लेकिन और चाहिए। अभी इतना इम्प्रूव भी नहीं हुआ है, कई लोगों को अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिलते भी नहीं हैं। ठीक है, FDI बाद में इनको भी अमेंडमेंट वगैरह करके 100% क्या कहते हैं इनको दिया गया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो या सीड के डेवलपमेंट पे या क्वालिटी के लिए। ठीक है, सीड बैंक प्रोग्राम बनाए जाएँ जहाँ पे सीड को अच्छे से रखा जाए, ख़राब ना हो, सड़े ना। ठीक है, अब बात करते हैं मिट्टी को लेकर के। मिट्टी को अच्छा बनाया जाए, उसकी देखभाल की जाए, क्या नेचुरल रिसोर्सेज इन सब पे खर्चा वगैरह आप देख सकते हो। ठीक है, फर्टिलाइजर सब्सिडी वगैरह दी गई कि फर्टिलाइजर्स। अब कई बार क्या होता है फर्टिलाइजर्स को ओवर यूज कर लेता है किसान, क्योंकि जानकारी नहीं होती, और उस वजह से सॉइल में डिग्रेडेशन हो जाती है, उसकी क्वालिटी सॉइल की ख़राब होती जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादातर जो किसान हैं उनको भी फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने चाहिए। और लास्ट में एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स। ठीक है, ऐसे लाने चाहिए यहाँ पे PPP मॉडल के थ्रू मिल के काम करना चाहिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को। ठीक है,
और जो लैब में है, लैब की जगह सीधा लैंड पे आए। मतलब वहाँ पे एक तरह से ये है कि जो लैब में आप टेस्ट करते रहते हो, सीधा ज़मीन पे आओ और वहाँ टेस्ट करो। और जल्द से जल्द, यदि प्राइवेट सेक्टर यदि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलेगा तो ये चीज़ जल्दी जल्दी होगी। तो थोड़ा मिल के 25% गवर्नमेंट या 25% प्राइवेट दे के ऐसे कुछ करके एक मॉडल बनाया जाए, और जिस पे अच्छे से रिसर्च और डेवलपमेंट की जाए, हमारी सॉइल को लेकर, सीड को लेकर, इरिगेशन को लेकर, कैसे चीज़ें अच्छी की जाएँ, कम पैसे में कम कॉस्ट लगे और प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो यही 3 थे हमारे पिलर्स जो आज हमने समाप्त किए। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर या रूरल एरिया के ये 3 पिलर्स, या 3 इंस्टीट्यूशन भी लिख के आ सकता है एग्जाम में। तो यही वो 3 इंस्टीट्यूशन है आपके। पहला क्या था आपका? मार्केटिंग। दूसरा क्या था? फाइनेंस। और तीसरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीनों हमने अब कंप्लीट कर लिए। कल हम बात करेंगे, यदि इस पे थोड़ा आपका सपोर्ट रहता है। पहले मैं चेक करना चाहूँगा कि हाँ सच में सपोर्ट अपोर्ट है कि क्या है, और उसके बाद नहीं तो फिर देखते हैं आगे। लैंड रिफॉर्म पढ़ाऊँगा, ठीक है, पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, लैंड रिफॉर्म। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, जो भी बोलना है। जय हिंद।